बढ़ते आगे, श्योपुर में प्रतिबंध के बावजूद नदियों से उत्खनन जारी है। चंबल पार्वती नदी के घाटों से प्रतिबंध होने के बावजूद भी बेखौफ होकर रेत निकाली जा रही है। खनन माफिया रात के अंधेरों से लेकर दिन के उजाले में भी खुलेआम पार्वती और चंबल नदी के घाटों से अवैध रूप से रेत का उत्खनन करते हैं और रेत का परिवहन भी कर रहे हैं। शहर से लेकर गांव की सड़कों पर अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली बेलगाम और बेखौफ होकर दौड़ रहे हैं। सारे अफसरान जो पूरे जिले के हैं, जो प्रमुख हैं, थाने के अधिकारी हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसमें शामिल हैं। लेकिन एक आपने जिक्र छोड़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं। इस पूरा खेल को, पूरा नेटवर्क को पूरा मिलकर के सत्ता और प्रशासन मिलकर के चला रहा है और ये कुल मिलाकर पूरे इससे शोषण पूरी आम जनता का हो रहा है। यहाँ जो रेत यहाँ पर 2000, 3000 रुपये, 2500 रुपये में मिल जाती थी ट्रॉली, 3000 में बहुत खींच करके, जो डंफर यहाँ पर 20,000, 15,000, 17,000, 18,000, 22,000 में, 25,000 में मिल जाता था, वो आज 60 से 70,000 का हो रहा है। और जो रेत का ट्रॉली है वो 6 से 7, 8,000 तक की हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना भी पूरा का पूरा खेल चल रहा है उसमें प्रशासन श्योपुर का पूरा मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है। केवल दिखावे के लिए वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पर मुझे लगता है जितने भी नेतागण हैं, उनमें सब लोगों के, कोई के डंफर, कोई की ट्रॉली, कोई का कुछ, सबका नेटवर्क है अपना। इस वाले ठेके, इस वाले खदान से, क्योंकि सारी अवैध खदानें हैं। ये रेत के ट्रैक्टर भर के लाते हैं, बहुत जोर से चलाते हैं, पूरी रोड खराब कर दी। अच्छा, है ना, बच्चा बच्ची इनका मरने की समस्या हो रही है हमारे गाँव। तेज चलाते हैं जोर से। अच्छा। और टेप और लगा लेते हैं, सुनते नहीं है किसी की, और गाली और निकालते हैं हम गाँव वाले। अच्छा, झगड़ा मगड़ा करते हैं। अच्छा, शिकायत वगैरह करी आपने? मेरी कर दी, अप्लाई कर दी, सब कर दी मैंने। कलेक्टर साहब है, सब कर दी। अच्छा, उसके बाद अच्छा कहाँ से उठाते हैं रेत? ये जलालपुरा मोजा में से रेत है, नेटवाड़ा के घाट पे। अच्छा, कब कब निकालते हैं? पूरे दिन? पूरे सारे दिन ही चलती है, 6-12 महीना चलती है। अभी भी जाके देख लो, रेतन का वो पड़ा है। वाले रोक टोक नहीं, कोई नहीं ले, सब पीसा ले रहा, 20-20 हजार रुपया। काहे करेगा? श्योपुर में रेत माफिया लगातार चंबल और पार्वती नदी को छलनी करके रेत निकाल रहे हैं। सड़कों पर रेत माफियाओं की ट्रॉली आसानी से लोगों को दिख जाती हैं, पर प्रशासन के अधिकारी इस तरफ देखना मुनासिब नहीं समझते। धड़ल्ले से श्योपुर की सड़कों पर रेत की ट्रॉलियां तोड़ाई जा रही हैं, और लेकिन अब तक इन रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने की जगह इनकी अनदेखी कर देता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि रेत माफियाओं से होने वाली वसूली में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सफ़ेद पोश नेताओं पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। लेकिन रेत का कारोबार श्योपुर में जोरों पर है। ऐसे में सरकार के तमाम दावे श्योपुर में फेल हो जाते हैं, जो रेत माफियाओं पर सख्ती के दावे बताए जाते हैं। अजय राठौर, एनडीटीवी, श्योपुर। कटनी जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम जारी है। तेंदुपत्ता संग्राहकों ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि उन्हें तेंदुपत्ता संग्रहण से लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे ग्रामीण भी खुश हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक शासन द्वारा जो किया जा रहा है, जिसमें कटनी जिले में तमाम बहुत सारे समितियों के माध्यम से संग्राहक बनाया गया है, जिसमें जो है ग्रामीणों को काफी रोजगार भी मिल रहे हैं। यहाँ पर इस समय जो है हम पड़ुआ गांव स्थित जो समिति द्वारा यहाँ पर तेंदुपत्ता संग्राहक बनाया गया है, वहाँ पर हमें यहाँ जो है 170 मानक बोरा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ पर एक दिन में कितना आखिर ये लोग जंगल से तेंदुपत्ता तोड़कर यहाँ पर लाते हैं, हम बात करेंगे। आप ही बताइए कितना आप लोग ले आते हैं यहाँ पर? ले आते 1-2 सैकड़ा। 1-2 सैकड़ा? 2 जन जी। कितना पड़ जाता है? 1 सैकड़ा ही। हाँ, तो कितना रोजगार मिल जाता है? तो 400 रुपये जो मिल रहा है सैकड़ा में जी। देखिए, संतोष है जो जंगल में जाकर तेंदुपत्ता जो यहाँ पर जो है संग्रह केंद्र बना हुआ है यहाँ पर, और भी हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर जो लाए हुए हैं अपना अपना जो जंगल से काफी दिन भर मेहनत करते हैं। कई लोग सपरिवार जाते हैं और कुछ लोग जो है 1-2 लोग भी जाते हैं यहाँ पर, और भी बात करेंगे यहाँ पर। कि ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? खमरिया जी। कितना तेंदुपत्ता ले आए हैं? एक 29 गंडा। 29 गंडा जी। कितने का बिकेगा? अब ये जो रेट आपका 600 का लगभग एक दिन में जी। तो अच्छा, बाकी जगह से काम कितने दिन का हो जाता है काम आप लोगों को? अरे 2-4-10 दिन, जब तक ये चलेगा स्टॉक। यहाँ पर जो समिति प्रबंधक है वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये बताइए कितने लोग जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं? सर, इस अपने पड़ुआ फड़ के अंतर्गत जो है भिटौनी गांव है, यहाँ पे तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र है। इस संग्रहण केंद्र पे लगभग आज की स्थिति में 180 संग्राहक है हमारे बीच।
जो जंगल से तेंदू पत्थर चुन कर लाते हैं मेहनत करके, उनको अच्छा रोजगार जो है एक आदमी को कम से कम मिनिमम 400 रुपए का अकेले में हो जाता है। अगर सामूहिक 2-4 लोग जाते हैं 2 से 3 हजार रुपए रोजगार इस परिवार कर रहा है। तो कितने परिवार ऐसे लगे? इस परिवार में लगभग 100 आदमी तो परिवार से जुड़ा हुआ है, 100 परिवार जुड़ा हुआ है। तो कितने दिन का इनको रोजगार मिल? इनका रोजगार सर ये 10 तारीख से चालू हुआ है, लगभग ये 20 मई तक का भी फिलहाल तो चलेगा। इसके ऊपर मौसम के ऊपर कैसा हुआ इस बार? बहुत अच्छा हुआ। मौसम का थोड़ी मार तो था, लेकिन उसके विपरीत अपना अच्छा काम हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री संतोष कुमार गंधर्व है, समिति प्रबंधक मुड़वारा। देखिए, संतोष कुमार गंधर्व हैं जो समिति प्रबंधक हैं यहाँ के, जो बता रहे हैं कि इस बार लोगों को काफी अच्छा रोजगार भी मिल रहा है। जंगल में जाके तेंदू पत्ता संग्रहण करते हैं जो ग्रामीण है, और उन्हें यहाँ पर काफी अच्छा रेट भी मिल रहा है। एक लोगों को 400 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए ऐसे मिल रहे हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा आर्थिक आय का भी स्रोत बन गया है। कटनी जिले के पड़ुआ गांव से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत विरोधी रुख अपनाया है। इतना ही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार भी सप्लाई की है। तुर्की के इस रुख से भारत के लोग काफी नाराज हैं। इसी कड़ी में विदिशा के लोगों ने सड़कों पर उतरकर तुर्की के खिलाफ नारेबाजी की और तुर्कियों में बने उत्पाद को भी जलाया है। राष्ट्र के खिलाफ जो भी लोग षड्यंत्र रच रहे हैं या राष्ट्र के दुश्मनों के सहयोग कर रहे हैं, जिसको हमने दूध पिलाया, ऐसे सांप को हमने जब दूध पिलाया तो वो हमें ही डसने के लिए आ रहा है, और जब डसने के लिए आएगा तो हमें फन को चलना आसानी से आता है। हमारे देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान आज घुटने के पर आ चुका है। ऐसे ही तुर्की का हमने बहिष्कार किया है। तुर्की को हमने हमारे टूरिज्म जो भी अब जो जाते थे अब वो नहीं जाएंगे, जो भी हम सामान खरीदते थे वो बंद करेंगे, और ऐसे ही बहिष्कार करते रहेंगे, ऐसे सभी दुश्मन देशों का और सभी दुश्मनों का। पाकिस्तान के साथ हमारे भारत के खिलाफ ड्रोन भेजता है, और मोदी जी उसको जब भूकंप आता है तो आपदा राशि भेजते हैं जहाज भर के, और वो बदले में ड्रोन भेजता है। हमारे दुश्मन देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। आज मैं भारत की एक जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि तुर्की का जो भी सामान आता है, चाहे वो कालीन हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, सेव फल हो, सभी का बहिष्कार करें। और मैं भारत के ही रहने वाले भारतीयों से नहीं, परंतु पूरे विश्व में रहने वाले भारतवंशियों से कहना चाहता हूँ, तुर्की के एक सामान का बहिष्कार करें। तुर्की घुटने पर आ जाएगा। जय श्री राम, भारत माता की। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक संघ के कर्मचारियों का पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी गैर शिक्षकों का आरोप है कि पहले उनकी मांगे नहीं मानी गई और अब 3 महीने से उनकी तनख्वाह भी बंद कर दी गई है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता तनुश्री देसाई ने। हम मौजूद हैं इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परिसर में, और यहाँ पर मेन गेट के सामने ही यहाँ पे जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारी है, पिछले 15 दिनों से यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो है धरना इनके द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है, हड़ताल इनके द्वारा की जा रही है। क्या पूरी मांगे हैं, क्यों यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मुख्य वजह है, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कारण है कि वो यहाँ पर पिछले 15 दिनों से बैठे हुए हैं और क्यों प्रशासन अभी तक इनकी मांगे नहीं सुन पा रहा है। हमारी 14 सूत्री मांगों के लिए हमने 16 अप्रैल को एक ज्ञापन विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा था, पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 15 दिन के अंदर, हमने 15 दिन का समय दिया था उन्हें कि आप 15 दिन में कर्मचारी की मांगों को सुने, समझें और बैठ कर निराकरण करें, पर 15 दिन के अंदर उनके द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। हमने 1 अप्रैल से आंदोलन के लिए तो हमारे ज्ञापन में सूचित किया था कि हम 1 मई से हम आंदोलन पे बैठ जाएंगे। तो हम 1 तारीख से हमने चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया। 5 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, 5 तारीख से हम निरंतर हमारी हड़ताल जारी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा है, कर्मचारी वर्ग की है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कर्मचारी वर्ग की तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा है। इसी के साथ जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जो है इनके द्वारा दिया जा रहा है। जो कर्मचारी वर्ग है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी यहाँ पर आए हैं, हम इससे बातचीत करेंगे। क्यों आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग ये है मैडम कि हमें उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है मिनिमम वेजेस का, हमें वो मिनिमम वेजेस दिया जाए। हमारे काम के अनुसार हमें जो वेजेस दिया है वो दिया जाए। प्रशासन का क्या कहना है? आप उनके पास गए हैं बातचीत करने के लिए? प्रशासन सुनने को तैयार नहीं मैडम, किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो सुन लेते तो हम आज 15 दिन तक यहाँ नहीं बैठते। उन्होंने कोई किसी प्रकार की कोई सूट नहीं ली है, कुछ भी नहीं सुना हमारा, और हम ये चाह रहे हैं कि वो आदेश को मान ले, वो मिनिमम वेजेस हमें दिया जाए। मैम, जो मंथली सैलरी की बात की जाती है वही हमने जो इसके पहले बातचीत की तो पता चला 3 महीनों से आपकी सैलरी नहीं आई है।
क्या इसको लेके आपने कहीं शिकायत की थी प्रशासन के पास या कहीं और ज्ञापन दिया था आपने? कई बार शिकायतें की गई हैं, जिलाधीश महोदय के पास 2 बार दिया, रिमाइंडर दिया। सालों से शिकायतें की जा रही है मिनिमम वेजेस के लिए, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कब से आप यहाँ पे शिकायत कर, कितने साल हो गए? लगभग हम 2013 से शिकायतें डाल रहे हैं मिनिमम वेजेस के लिए। हमारे कंटिन्यू हमारा केस चल रहा है। लेबर कोर्ट में हम गए, लेबर कोर्ट से हम जीत गए। उसके बाद फिर से रीओपन करवाया गया केस की, एक्सपार्टी केस घोषित किया, डेट पर आते नहीं थे उनके वकील वगैरह, यूनिवर्सिटी से कोई नहीं आता था। रीओपन कराया, रीओपन में हमारा वर्गीकरण किया गया उच्च कुशल, कुशल, अर्ध कुशल में। उसके बाद यूनिवर्सिटी उस आदेश को भी नहीं मानते हुए सिंगल बेंच में गई हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में भी हमारे लिए स्थायी कर्मी का आदेश हो गया 7/10/16 का, वो भी कोर्ट की अवमानना करते हुए वो फिर से पुनः डबल बेंच में गए। डबल बेंच में माननीय रूसिया सर ने हमारे लिए आदेश कर दिया, 9 महीने के अंतरिम राहत देते हुए हमारे लिए मिनिमम वेजेस देने को कहा गया, परंतु आज 3 माह हो गए, ये 4था महीना भी चल रहा है, हमको सैलरी नहीं दी गई। सर मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँगी, जो प्रशासन लगातार, जो मैंने बातचीत की, एक शब्द इस्तेमाल करते टाल रहा है मीटिंग करने से, या जो आप उनको बुला रहे हैं, तो क्या सच में वो टाल रहे हैं या कोई और भी वजह है? ये बात सही है। वो उन्होंने हमको ना 1-2 बार वो बोला, फिर भी उसके बाद उन्होंने ही मना कर दिया। पहले 11 बजे का समय दिया, फिर उस समय उनको मालूम था समय देने के बाद दूसरी जगह फिर नहीं रखना था, उन्होंने दूसरी जगह मीटिंग रख ली और उस जगह आराम से घूमते रहे सुबह से लेकर शाम तक। फिर कुछ भी काम बात नहीं करी हमारे लोग से। उसके बाद से कोई वो नहीं है, ना तो रजिस्ट्रार ने करी है, ना ही कुलपति जी ने करी है। लगातार यहाँ पे कर्मचारी वर्ग जो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के यहाँ पे लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जो उनकी मुख्य वजह है, जो मुख्य मांगे हैं, उनके बारे में हमने जाना। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी यहाँ पे लगातार पिछले 15 दिनों से जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जो ज्ञान का स्रोत माना जाता है और इंदौर की सर्वोच्च यूनिवर्सिटीज़ में भी गिनी जाती है, वहाँ पर ये हाल है। जो प्रशासनिक है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। मीटिंग्स जो है वो बार बार आगे बढ़ाई जा रही है और लगातार इनकी मांगे जो यहाँ पर पूरी करने के लिए लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। आपने दुनिया भर पे अलग अलग तरह की सड़कें देखी होंगी। कई जगह सड़कों के किनारे मुसाफिरों की सुविधा के लिए पीने के पानी और बाकी सुविधाओं का भी इंतजाम किया जाता है, लेकिन इस बार महर में मुसाफिरों के लिए ऐसा इंतजाम किया गया कि आप भी इस हाईटेक सुविधा को देखकर अपना माथा पकड़ लेंगे। महर में एमपीआरडीसी के अति होनहार इंजीनियरों ने बिना हैंडपंप शिफ्ट कराए सड़क बनवा दी। ये नायाब नजारा है रामनगर से गोविंदगढ़ के बीच बनाई गई सड़क का। सड़क का चौड़ीकरण किया जाना था, करोड़ों का टेंडर भी हुआ और तेजी से काम निपटाने के चक्कर में हैंडपंप को शिफ्ट कराना ही भूल गए। अभी हैंडपंप भले ही किसी की प्यास बुझा सके या नहीं, लेकिन हादसों को दावत जरूर दे रहा है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि गोविंदगढ़ और रामनगर के बीच में रोड निर्माण हो चुका है, किंतु हैंडपंप नहीं हटा है। चूँकि ये रोड के बीचों बीच हैंडपंप लगा है, ये कभी भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमने संबंधित एजेंसी को ये निर्देशित कर दिया है कि वो हैंडपंप तत्काल लगवा दें। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन एमपीआरडीसी के होनहार इंजीनियरों ने एक बड़ा कारनामा कर दिया है। दरअसल भैंसराहा से जिगना तक बनाई जाने वाली ये डामरीकृत सड़क पर बीच सड़क पर हैंडपंप होने के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से, आप देखिए कि जो एमपीआरडीसी के इंजीनियर हैं उन्होंने ठेकेदार के साथ मिल करके और किस प्रकार से सड़क का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर ये हैंडपंप है और ये हैंडपंप अब किसी भी स्थिति पर ये काम का नहीं है और ये बीच सड़क पे होने के कारण इस पे लगातार हादसे हो रहे हैं। हम इधर से भी आपको दिखाएंगे कि देखिए ये हैंडपंप चालू स्थिति में है, लेकिन इस पर पानी नहीं भरा जा सकता क्योंकि ये इसमें किसी प्रकार से बाल्टी या कोई भी बर्तन रखने की जगह नहीं है और ये इस क्षेत्र का केवल एकमात्र हैंडपंप है जिससे ये आदिवासी गांव के लोग हैं और आदिवासी की ये जो पूरी बस्ती है इसका पूरा पानी का निस्तार होता है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से, देखिए इसको जो है तो किसी भी तरह से इन्होंने ठेकेदार और एमपीआरडीसी के जो इंजीनियर हैं उन्हें लगा कि इस हैंडपंप से पानी लोगों को मिलता है तो हमें दूसरी जगह हैंडपंप खोद कर देना पड़ेगा। उसको बचत करने के लिए उन्होंने बीच सड़क पर ही ये हैंडपंप को छोड़ दिया। इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए बताइए, हैंडपंप चालू स्थिति में है? चालू स्थिति में है सर जी। ये चालू स्थिति में, अब बताइए हम लोग आदिवासी मोहल्ला के हैं तो कैसे पानी पिएंगे बताइए। ये बीच रोड में कर दिया, बोले कि हम
इसको दूसरा हैंडपंप देंगे खोद के, तब इसको उखाड़ देंगे। तो ना तो हैंडपंप उखाड़े, हादसा हो रही है, और ना हम लोग पानी मिल रहा। तो बीच सड़क पे ये हैंडपंप कर दिया गया, इससे लगातार हादसे हाँ, होते रहेंगे। हादसा तो डेली होगी, हाँ डेली हादसा होगी, इससे कोनो गुंजाइश नहीं है बीच रोड में। कुछ ग्रामीण और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए, बीच सड़क पे हैंडपंप है, इससे लगातार हादसे होने के अंदेशे हैं? हाँ है। अच्छा, इसे चालू पानी पानी सब चला ही नहीं पाई, वहाँ से पानी नहीं निकल पावे, भूमि में न बाल्टी लगाओ ना चला ही नहीं पाओ कुछ होगा, ये आज साहब। तो बीच सड़क पे हैंडपंप को कर दिया गया, किसी ने बोला नहीं? बीच सड़क में है हैंडपंप, तो कोई देखने वाला नहीं? कोई देखने वाले नहीं, हम पच प्यासन मरे जाएगी। कुछ ग्रामीण और मौजूद हैं, उनसे बताएं, बीच सड़क पर हैंडपंप है, कैसे ऐसे आए दिन हादसे होते होंगे? होते हैं। मैं भी एक दिन यहीं से क्रॉस हुआ था, तो मेरी मोटरसाइकिल से भी एक्सीडेंट होते होते हमने बचे, और तभी आदिवासी लोग भी यहाँ के आ गए सामने, और वो भी बताए कि सर इसमें मैं केवल पूरे मोहल्ले के लोग, एक हैंडपंप था, इसमें हम लोग पानी पीते थे, लेकिन MPRDC के इंजीनियर और ठेकेदार मिल के इसको आधा दबा दिए, आधा बचा, तो इसमें हम पानी भर नहीं सकते। निवेदन भी किया गया कि भाई कोई दूसरा हैंडपंप हमारे लिए खनन करके दिया जाए, लेकिन वो उन्होंने आज काल करके टाल दिया, अपनी रोड बना के यहाँ से लापता हो गया। हम लोग परेशान हैं, अब दूसरे गांव हम लोग पानी लेने जाते हैं। कई और हादसे हुए हैं, ग्रामीण बताए कि कई और गाड़ियां एक्सीडेंट इससे हो चुकी है, यही इस हैंडपंप से है। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से जो MPRDC के होनहार इंजीनियर हैं, उनकी जो ये सड़क है किस प्रकार से बनवाई गई है, और किस प्रकार से इस हैंडपंप को यहीं पर बीच सड़क पर छोड़ दिया गया है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। और इस हैंडपंप के रोड पर होने के कारण ग्रामीणों को पानी की समस्याएं भी हो रही हैं और लोग काफी परेशान हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जो MPRDC के इतने होनहार इंजीनियर हैं, जिन्होंने ये अजब गजब कारनामा कर दिखाया है, उन पर विभाग क्या कार्रवाई करता है और उन पर क्या कार्रवाई होती है, और कब तक ग्रामीणों को पानी मिल पाता है। बड़ी खबर डिंडौरी से, जहां पानी की किल्लत के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क पर बर्तन लेकर महिलाएं बैठ गई हैं और जल संकट से ये ग्रामीण जूझ रहे हैं। नल जल योजना का काम पूरा नहीं हुआ है और 2 साल बाद भी ये पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए, 2 साल से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन योजना का काम अभी भी अधूरा ही पड़ा हुआ है और अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। तो डिंडौरी से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पानी की किल्लत देखिए किस तरीके से बनी हुई है, जिसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई सालों से पानी की समस्या है, लेकिन कोई नहीं सुन रहे हैं। सबको रोक रोक के सबको बोले, वो सचिव, सरपंच, तहसीलदार, ADO मैडम से भी कल बात की, तो बोल रहे थे हाँ मैं अभी बोल के और आके व्यवस्था करवा दूंगी, अभी बोल रही हूँ बोली, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकली उसकी। ये समस्या तो कम से कम 3 महीना हो गया होगा टोटल बंद किए नल पानी के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और परेशानी बहुत है और कई सालों से पानी की समस्या है। कोई अधिकारी सुनने के तैयार नहीं है, न कुछ नहीं। आज चाहे जो भी हो जाए, आज हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कोई अधिकारी आ जाए तभी हम यहाँ का समाधान होगा, जब भी हम यहाँ से हटेंगे। बुंदेलखंड में जल संरक्षण के लिए बनाई गई चंदेलकालीन बावड़ियों को फिर से सुरक्षित और संरक्षित करने की मांग उठने लगी है। छतरपुर जिले में पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन चंदेलकालीन बावड़ियों में आज भी पानी भरा है। इन बावड़ियों में सिर्फ कुछ सुधार की जरूरत है। गांव के लोग बताते हैं कि जब सबसे ज्यादा सूखा पड़ा था, तब भी इन बावड़ियों ने ही लोगों की प्यास बुझाई थी। हालांकि छतरपुर जिला प्रशासन में 66 बावड़ियों की पहचान की है, जिसमें से 52 बावड़ियों के संरचना में प्रशासन ने सुधार भी किया है। 200 साल के लगभग, तो हमारी जानकारी में 200 साल पुरानी है। इसका पानी कभी नहीं सूखता। ये जो बावड़ी है ये कब की है, आप कब से देख रहे हैं? आपके पिताजी ने या आपके दादा ने बताया होगा? हाँ, हमारे दादाजी बताया करते थे। यहाँ राजा चंदेली राजाओं का राज था, उन्हीं के टाइम की बनाई हुई है। मैं भी बहुत दिन से, काफी दिन से देख रहा हूँ, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि यह बहुत पुरानी है, कम से कम बहुत साल हो गई। इसके एक और कुआं भी है, ये एक और कुआं है इसके नीचे। ये चंदेल शासन का ये बावड़ी है। इसका पानी गढ़ी के ऊपर जाता था राजाओं के जमाने में, और ये कभी गर्मियों में इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। 1-2 बार इसको साफ भी कराया गया तो पानी उसमें ज्यों का त्यों भर जाता है।
अगली खबर कटनी से है। कटनी में कृषि मंडी के मंदिर से मूर्ति की चोरी हो गई। पीतल की मूर्ति बताई जा रही है, जिसे लेकर चोर फरार हो गया। मंडी व्यापारियों में इस चोरी के बाद नाराजगी भी देखने को मिली और मूर्ति चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग व्यापारियों की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की तलाश भी की जा रही है, ताकि चोर को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। पीतल वाली मूर्ति जो है उनको नहीं मिली। ताला यथावत जैसा वो बंद करके गए थे वैसा ही बंद मिला उनको। अन्य किसी प्रकार की तोड़फोड़ या ऐसे कोई निशान नहीं मिले हैं, पंडित जी का भी ये कहना है। अब वो मूर्ति का कहना यह है कि नहीं मिल रही है। इस बात की सूचना जैसे ही मुझे मिली, मैं भी मौके पर आया हूँ। तो थोड़ा सा अभी किसी निश्चित अभिमत पे नहीं जाया जा सकता है कि क्या हुआ होगा। यद्यपि जो जहां जब बताई जा रही है वहां पर पीतल मूर्ति नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा परिसर है और यहाँ कुल 28 सीसीटीवी कैमरे लगे होना बताया गया है अभी मंडी प्रशासन द्वारा। उनमें से हम प्रयास करेंगे। बिलासपुर के अशोकनगर में मौजूद डीएलएस महाविद्यालय के पास सालों से एक अवैध क्लिनिक चलाया जा रहा है। बिना किसी चिकित्सा डिग्री या स्वास्थ्य विभाग से पंजीकरण के बिना मरीजों का इलाज यहां पर चल रहा है। लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने इस क्लिनिक को सील भी कर दिया है, लेकिन अब फिर से ये क्लिनिक खुल गया है। लोगों का आरोप है कि क्लिनिक संचालन प्रशासन की मिलीभगत से क्लिनिक ओपन कर बिना डरे लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। बता दें कि हाल ही में ऐसे ही एक अवैध क्लिनिक में इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। अशोकनगर डीएलएस कॉलेज के पास एक अवैध दवाखाना संचालित हो रहा है, जिसके डॉक्टर के पास न किसी प्रकार की डिग्री है और न किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन है। यहाँ चिकित्सालय में एक मेडिकल के आड़ में उनके द्वारा दवाखाना संचालित किया जा रहा है। अभी हाल ही में निर्तू में घटना हुई थी, जिसके बाद हमारे मोहल्ले के लोग अग्रेसिव हो गए थे कि उनका कहना है कि ऐसे जितने भी अवैध दवाखाना संचालित हो रहा है उसको बंद कराया जाए, जिसके सापेक्ष में हमने यहाँ शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई उसमें की गई थी और उनके शटर को नाम मात्र के लिए बंद कर दिया गया था। पर पीछे के दरवाजे से, क्लिनिक के दरवाजे से आकर जाकर अभी भी वहाँ इलाज जारी है और दिखावे मात्र की कार्रवाई की गई है। उसको जांच करने के लिए नर्सिंग होम एक्ट के जो टीम को भेजे थे उसका सील करके आए हैं और उसके बाद अभी जैसे बता रहे हैं कि दूसरी तरफ से खोल के चालू किया गया है, तो उसको जाके फिर उसको कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा फिर पुलिस में उसका कंप्लेंट दर्ज करेंगे। राजनांदगांव में युवक पर भालू के हमला करने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि खैरागढ़ जिले के बनबोड़ गांव में तेंदुपत्ता तोड़ने गए एक युवक पर भालू ने हमला कर दिया। युवक ने किसी तरह से जान बचाकर पेड़ पर चढ़कर खुद को बचाया, लेकिन भालू के हमले में उसका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। युवक का इलाज जारी है। तेंदुपत्ता के कुछ संग्राहक जंगल में पत्ता तोड़ रहे थे और आसपास वन्य प्राणी भालू का विचरण रहता है, तो उनका आमना सामना हुआ और एक ग्रामीण को पांव में थोड़ा चोट लगा है। उनको प्राथमिक सहायता दे दी गई है और उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। दमोह पन्ना स्टेट हाईवे पर सिविल अस्पताल हटा के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसी। घटना में कार ड्राइवर और कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब दुकान में या दुकान के आसपास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। घटना के बाद दुकान मालिक और कार चालक में मारपीट भी हुई और मौके से कार ड्राइवर फरार हो गया। बेमेतरा में राज्य स्तरीय मिनी सब जूनियर चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि इस टूर्नामेंट में प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुल 152 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 7, 9 और 11 साल के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन स्टेट चैंपियनशिप है। इसमें 7 साल, 9 साल और 11 साल आयु वर्ग से हमें 2 बालक और बालिका का चयन करना है, जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल 152 बच्चों ने भाग लिया है और अच्छी बात यह है कि दूरस्थ वनांचल अंचल जो है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, कोंडागांव है, उधर अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर जैसे दूरस्थ अंचलों के बच्चों ने भी भाग लिया है।
जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के केरा कछार में तैनात राजस्व निरीक्षक ताराचंद राठौर पर ग्रामीणों ने अभद्र व्यवहार करने के साथ साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि नक्शा दुरुस्ती और जमीन सीमांकन के जैसे कामों के लिए रकम मांगते हैं और शिकायत करने पर एफआईआर की धमकी देते हैं। पत्थलगांव के तहसीलदार ने शिकायत की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये मेरा जमीन को ताराचंद राठौर द्वारा बिना अनुमति, बिना आदेश, बिना पंचनामा का छेड़छाड़ नक्शा को काट पीट के पूरा 4-5 नक्शा को छेड़छाड़ दी है। जब कैलाश यादव पिता जुगेश्वर यादव द्वारा एक नक्शा को त्रुटि सुधार के लगाया गया है, जो कि उसका कब्जा में नहीं है। उसका कब्जा दूसरे जगह है और घर भी दूसरा जगह है, लेकिन दूसरे जगह को आरआई के द्वारा मार्किंग किया गया है और 4-5 नंबर को किया गया है। और आरआई को इस बात को पूछने से 1 लाख मांग किया, जिसमें 5,000 रुपये दिया गया है और पूरा पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा और ज्यादा करोगे तो तुम्हारे नाम से एफआईआर दर्ज करवाएंगे कह के बोला जाता है। जबकि मैं पूर्व में सीएम बगिया को आवेदन दिया था, लेकिन उसका जांच सही तरीके से आज भी कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक ना तो सीमांकन हुआ, उपरांत रोड में जो सर्वे हुआ, अधिग्रहण हुआ, उसमें हम लोग का 3-3 नंबर है। तीनों नंबर का आवेदन लगाए। पटवारी आरआई ताराचंद राठौर, मुकेश कुमार नगसिया वर्तमान में थे। उसके पश्चात नूतन यादव द्वारा नक्शा का छेड़छाड़ किया जा रहा है। उससे पूर्व में जमीन नक्शा का ही छेड़छाड़ किया गया। हमारा नंबर ना होके उसका नंबर को दर्शाया गया। हम उसका आवेदन लगाए तहसील में। उपरांत हम लोग का नंबर चढ़ा 409/5 और 409/3 NH 39, जिसका अभी तक नकल प्रक्रिया चल रहा है। नकल आवेदन मांग रहे हैं हम लोग, 1.5 महीना हो गया, अभी तक नकल नहीं दिया जा रहा है तहसील से। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।